बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद राहील साबर, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी बायोलॉजी B5 की डिस्कशन, यानी जो फिफ्थ आपका पेपर अभी हुआ है बायोएनर्जेटिक्स का, उसकी डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर कहता चलूँ कि लाजमी प्रैक्टिस किया करें। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके MD कैट के अंदर। सो आइए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट MCQs। बायोएनर्जेटिक इज़ द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ द एनर्जी अमंग द ऑर्गेनिज्म। डेफिनेटली इसमें ऐसा होता है। रिलेशनशिप ऑफ द एनर्जी फॉर्म्स। डेफिनेटली आपने पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया था, तो एनर्जी की जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, जी बिल्कुल सब कुछ हो रहा है तो ऑल ऑफ दीज ही ऑप्शन बनेगा। सब कुछ होता है, एनर्जी को पैदा भी किया जाता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट भी किया जाता है, और एनर्जी को कंजर्व भी किया जाता है। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर बनेगा वो ऑल ऑफ दीज बनेगा। नेक्स्ट आते हैं सेकंड की तरफ। द पाथवे इन विच नो प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। हमने वो पाथवे बताना है जिसमें फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन पैदा नहीं होती। तो अगर आपको याद हो, फोटोसिंथेसिस के दो ही तो पार्ट थे। एक था लाइट रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन पैदा होती थी, और एक आपके पास था डार्क रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन पैदा नहीं होती। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे, जी बिल्कुल इसके दौरान तो जो है वो ऑक्सीजन बनती है, क्योंकि ये पार्ट है लाइट रिएक्शन का। नेक्स्ट है मोनोसाइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। नॉन साइक्लिक फ्लो को मोनोसाइक्लिक बोलते हैं। इसमें भी आपको पता वाटर ब्रेक हो रहा था, ऑक्सीजन बन रही थी। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जी बिल्कुल कैल्विन साइकिल में ऑक्सीजन नहीं बन रही होती, वो पहले फेज में ही बन के रिलीज हो जाती। कैल्विन में तो CO2 क्या हो रही है, यूज हो रही है। तो यही वाला ऑप्शन आपके पास बनेगा। नेक्स्ट जी थर्ड, द नेट रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 6 हेक्सोज मॉलिक्यूल इन प्लांट। अब तो चेक कीजिएगा, जब आप कैल्विन साइकिल में जाते थे तो कैल्विन साइकिल की नेट प्रोडक्शन आपके पास क्या होती थी, वो होती थी आपके पास ट्रायोसिस शुगर थी, और फॉर्मेशन में आपको 3 CO2 चाहिए थे, और 6 NADP आपको चाहिए थे, और साथ आपके पास 9 ATP थे। अब ज़रा अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाएं तो 2 ट्रायोसिस मिलेंगे, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैल्विन साइकिल 2 दफ़ा चलानी पड़ेगी, जिसकी वजह से जहाँ पे आप 9 ATP यूज़ कर रहे थे वहाँ पे आपके पास 12 ATP यूज़ होंगे, और जहाँ आप जो थे वो 6 NADPH यूज़ कर रहे थे वहाँ आपके पास 12 NADPH क्या होंगे, यूज़ होंगे। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए आपको 12 NADPH चाहिए, और 18 आपके पास क्या चाहिए, ATP। और अगर 6 बनाने हैं तो आप इनको क्या कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और साथ दूसरा आपके पास कौन सा 18 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 108 ATP चाहिए, और 72 आपको NADPH चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो थर्ड क्लियर हुआ। नेक्स्ट है जी फोर्थ, रुबिस्को स्टैंड्स फॉर राइबोलोज फॉस्फेट कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजनेज। नहीं, इसका नाम नहीं है, राइबोलोज फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। और तीसरा है जी राइबोलोज बिसफॉस्फेट। जी बिल्कुल बिसफॉस्फेट ही था, 2 फॉस्फेट वहाँ पे अटैच होते हैं। कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, जी बिल्कुल, क्योंकि ये ड्यूल नेचर का होता है। ये कार्बोक्सिलेज वाला काम भी करता है, यानी कार्बन डाई को ऑब्जॉर्ब करना और ऑक्सीजन को रिलीज करना, और ये ऑक्सीजनेज वाला भी काम कर रहा होता है, यानी ऑक्सीजन को यूज़ करना और कार्बन डाई को क्या करना, रिमूव करना। अब ये ऑक्सीजनेज वाला काम कब करता है, जब फोटो रेस्पिरेशन होती है, और कार्बोक्सिलेज वाला काम कब करता है, जब फोटोसिंथेसिस होती है। तो डेल्टा ऑप्शन आपके पास, चार्ली ऑप्शन आपके पास बनती है, इसके नेम का जो प्रॉपर आपके पास बनता है एब्रीवेट। नेक्स्ट है आपके पास, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट A, B, C and D एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन हैविंग बोथ करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब आपने स्टेटमेंट्स पढ़नी और बताना है इनमें से ठीक कौन सी हैं, कोई सी 2 ठीक होंगी। आई देखें द फर्स्ट वन, जी स्कीम ऑफ द लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द फोटो सिस्टम 1। नहीं, इसमें तो दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे थे, तो पहली तो गलत हो गई। ओनली फोटो सिस्टम 1 इज द फंक्शन इन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है जब आप जो है वो साइक्लिक में जाते हैं, और वो फोटो सिस्टम 1 होता है। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन रिजल्ट इनटू द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH2। तो याद रखिएगा, जब साइक्लिक चल रहा होता है तो साइक्लिक में सिर्फ ATP बनता है, NADPH नहीं बनता। नेक्स्ट है जी स्ट्रोमा लैमेला। स्ट्रोमा लैमेला क्या होते हैं, जब ग्रेना आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरग्रेना, उसे स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं, जहाँ पे कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता। तो उसके बारे में बोल रहा है, लैक्स फोटोसिस्टम 2 एंड एज वेल एज NADP। डेफिनेटली वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ लिंकर का काम कर रहा होता। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो स्टेटमेंट आपके पास बनी B और D। तो
नेक्स्ट है जी 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन द फोटो रेस्पिरेशन। स्टूडेंट फोटो रेस्पिरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ C3 प्लांट पे अप्लाई होता है। जब फोटो रेस्पिरेशन हो रही होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, उस वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती। 3 ऑर्गेनलीज ये यूज़ करता है, एक है पेरोक्सीसोम, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और एक वो क्या यूज़ कर रहा होता है, एक वो यूज़ कर रहा होता है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। तो याद रखिएगा तीनों के तीनों ऑर्गेनली उसे चाहिए। सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन बनती हैं। 7th, द रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर्स ऑफ एनी पार्टिकुलर लीव्स आर कास्ड बाय लाइट रिफ्लेक्टेड फॉर्म। चेक कीजिएगा, आपको याद होगा क्लोरोफिल जो था वो हमने कहा था कि वो जो रेड, ऑरेंज और येलो नेक्स्ट है जी 7, द रेड, orange and yellow colors of any particular leaves are cast by the light reflected from। तो डेफिनेटली जो कलर अपीयर होगा वो रिफ्लेक्ट होने की वजह से हो रहा होगा। तो अगर जो है वो रेड, ऑरेंज और येलो जो है वो इसको रिफ्लेक्ट किया जा रहा है तो वो कौन कर रहा होगा? डेफिनेटली पिगमेंट्स कर रहे होंगे। तो हमारे पास जो क्लोरोफिल होता है वो जो मेन हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये जो है वो इनको क्या कर रहा होता है? रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। सो हमारे पास जो है अगर कोई लीफ जो है वो इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो असल में उनका कौन रिफ्लेक्ट कर रहा है? उनका पिगमेंट कर रहा है, और वो क्या होगा? क्लोरोफिल। तो चार्ली ऑप्शन है जी। नेक्स्ट आपके पास है 8th, इन द प्लांट सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो आपको याद होगा हमने 2 तरह के पिगमेंट पढ़े थे, एक थे नेसेसरी और एक थे असेसरी। नेसेसरी जो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाते थे और असेसरी जो जस्ट क्या करते थे? एनर्जी को चैनलाइज करते थे। तो सिर्फ एक ही था जो आपके पास नेसेसरी था और वो था क्लोरोफिल ए। बाकी सारे आपके पास क्या करते हैं? एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। तो वो सेकेंडरी पिगमेंट थे, या वो आपके पास जो थे वो नॉन असेंशियल, या जिन्हें आप कह सकते हैं असेसरी पिगमेंट। तो असेसरी पिगमेंट थे बाकी सारे। तो आपके पास जो असेंशियल है वो आपके पास क्लोरोफिल ए ही होता है। तो ऑप्शन आपके पास क्लोरोफिल ए यानी अल्फा ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट है जी 9, विच मॉलिक्यूल कैन बी बेस्ट लिंक बिटवीन कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन। तो एटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन में, कैटाबॉलिक रिएक्शन जिसमें आपको पता है कोई चीज़ ब्रेक कर दी जाए, एनाबॉलिक जिसमें कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। तो फोटोसिंथेसिस आपके पास कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर रहा है, उसके दौरान एटीपी पैदा होता है, और जो रेस्पिरेशन है उसके दौरान फूड को ब्रेक किया जा रहा है, उसके दौरान भी एटीपी पैदा होता है। दोनों में जो लिंकर का काम करता है, जो दोनों तरफ अवेलेबल है, वो आपके पास क्या होती है जी? एटीपी, जो दोनों तरफ अवेलेबल होती है और दोनों के दरमियान लिंक का काम कर रही होती है। दोनों में एटीपी की जो है वो ज़रूरत भी है और दोनों में एटीपी पैदा भी होता है। तो अल्फा ऑप्शन आपके पास बनती है। नेक्स्ट है जी आपके पास 10th, dense fluid filled region which help in the producing carbohydrate molecule is called। अब कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल किस फ्लूइड में बनता है? तो अगर आपको याद होगा तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो फोटोसिंथेसिस से बनती है। जब फोटोसिंथेसिस से बनती है तो फोटोसिंथेसिस में एक लाइट रिएक्शन था, एक डार्क रिएक्शन था। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में हो रहा होता है, जहाँ पे कैल्विन साइकिल होती है और वहाँ पे आपके पास ट्रायोसिस शुगर बनती हैं, फिर 2 ट्रायोसिस आपस में मिलती हैं तो आपके पास क्या बनती है? ग्लूकोज बनती है। तो वो जो फ्लूइड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट बन रही है वो डेफिनेटली क्या होगा? स्ट्रोमा बाय नेचर होगा। ल्यूमन तो बेटा स्पेस होती है जो थैलोकाइड मेम्ब्रेन के अंदर है, वहाँ तो लाइट रिएक्शन चल रहा था। कार्पल ये तो फीमेल का पार्ट है, ये तो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। ग्रेना ये स्टैक ऑफ थैलोकाइड को कहते हैं, जबकि रिएक्शन थैलोकाइड की सरफेस पे हो रहा होता है, ईच इंडिविजुअल थैलोकाइड। तो आपके पास स्ट्रोमा यहाँ पे आंसर बनता है। नेक्स्ट है जी 11, रिएक्शन विच आर लाइट इंडिपेंडेंट आर टर्म एज। तो लाइट इंडिपेंडेंट, अब देखिए लाइट पे जो डिपेंड करते हैं वो लाइट रिएक्शन है, जो लाइट पे डिपेंड नहीं करता तो उसे आपने लाइट इंडिपेंडेंट यानी कैल्विन साइकिल यानी डार्क रिएक्शन कहा था। फोटोसिंथेसिस के 2 ही तो पार्ट थे, एक लाइट रिएक्शन था, एक डार्क रिएक्शन था। जो लाइट रिएक्शन था वो लाइट डिपेंडेंट था और जो डार्क रिएक्शन था वो लाइट इंडिपेंडेंट था। जिसे कैल्विन ने डिस्कवर किया था, आपने उसे कैल्विन साइकिल भी कहा था। तो जब वो बात कर रहा है लाइट इंडिपेंडेंट की तो डैम श्योर है आंसर क्या होगा? कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन। सो लाइट रिएक्शन तो कभी भी नहीं हो सकता, डार्क रिएक्शन जी बिल्कुल यही वाला ही बनता है, बीटा ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास 12th, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड। अब लाइट जो है वो किस फॉर्म की एनर्जी है? तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है और इसकी वेवलेंथ भी हमेशा क्या होती है? बड़ी होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जी बिल्कुल ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव पैटर्न एनर्जी जी बिल्कुल ये बात भी ठीक है। तो आपके पास जो है वो ए और बी दोनों ठीक बनते, तो डेल्टा ऑप्शन आपके पास जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनता है। नेक्स्ट है जी आपके पास 13, इन फोटो सिस्टम 1 द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज।
अब ज़रा बात करते हैं, जब आप लाइट रिएक्शन में गए थे तो एक तरफ फोटो सिस्टम 2 था, एक तरफ फोटो सिस्टम 1 था, और दोनों के दरमियान जो ETC थी वो स्टार्ट होती थी प्लास्टोकॉनिन से, विच इज़ आयरन सल्फर प्रोटीन। दूसरी थी आपके पास साइटोक्रोम विच इज आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। द थर्ड वन इज प्लास्टोसाइनिन विच इज कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। दोबारा सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो पहला पार्ट है वो है आपके पास प्लास्टोकॉनिन विच इज आयरन सल्फर प्रोटीन, साइटोक्रोम विच इज आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, प्लास्टोसाइनिन विच इज कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। तो पूछा जा रहा है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, तो पहला प्लास्टोकॉनिन होता है विच इज़ आयरन सल्फर प्रोटीन। तो आपके पास डेल्टा ऑप्शन जो है वो ठीक बनती है। प्लास्टोसाइनिन तो आपको पता आखिरी पार्ट था, साइटोक्रोम ये सेकंड पार्ट था, फेरिडॉक्सन ये तो जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाता है तो दूसरे सिस्टम के इलेक्ट्रॉन को आगे जो था वो NADP रिडक्टेज को दे रहा था। तो पहला एक्सेप्टर प्लास्टोकॉनिन है विच इज़ आयरन सल्फर प्रोटीन। नेक्स्ट, ये आपने जो है वो डायग्राम गौर से देखनी है और इस डायग्राम को आपने यूज़ करना है MCQ नंबर 14 में। तो डायग्राम ज़रा गौर से देखिए, डायग्राम हमने पढ़ी हुई थी कि दरमियान में जो आपको शो हो रहा है वो स्पायरोजायरा है और उसकी सराउंडिंग में एरोबिक बैक्टीरिया हैं। ये एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो डेफिनेटली ऑक्सीजन को यूज़ करने के लिए यहाँ पे आए हैं। प्लांट क्या कर रहा है, अलजी क्या कर रही है, फोटोसेंसिस कर रही है। जब फोटोसेंसिस कर रही है तो मैक्सिमम फोटोसेंसिस कहाँ हो रही है, ब्लू वाले रीजन में और रेड वाले रीजन में। जब इन रीजन्स में मैक्सिमम जो है वो क्या हो रही है, फोटोसेंसिस हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑक्सीजन भी डेफिनेटली ज़्यादा होगी, यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो अब यहाँ पे ब्लू में और रेड में बैक्टीरिया का होना इस बात की आइडेंटिफिकेशन है, यहाँ फोटोसेंसिस मैक्सिमम हो रही है और यहाँ ऑक्सीजन भी मैक्सिमम रिलीज हो रही है। तो आइए जी ऑप्शंस पढ़ते हैं। कहता जी द ग्रीन एक्वेटिक alga was eliminated by the different wavelength of the light when the aerobic bacteria were allowed to live in the water. They accumulated in the blue and red region the light. This indicates that बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस अकर इन द ब्लू एंड रेड लाइट, ने बिल्कुल नहीं। मोर ऑक्सीजन इवॉल्व इन ब्लू एंड रेड, डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व हो रही है क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो आपके पास बीटा ऑप्शन जो है वही ठीक बनती है। मोर कार्बन डाई इज इवॉल्व इन, तो कार्बन डाई तो यहाँ पे यूज़ हो रही है तो ये ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता। एरोबिक बैक्टीरिया टेंड टू लिव इन द ब्लू एंड रेड लाइट, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं कर रही है, तो इसलिए आपके पास जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनता है वो बीटा ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट है जी 15, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इन वॉल। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में जो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेटिक, सबसे बड़ा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का ग्रुप है वो साइनोबैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिस्टम 1 होता है, याद रखिएगा, उसमें फोटोसिस्टम 2 नहीं होता। तो आपके पास जो है वो फोटोसिस्टम 1 ओनली ही आंसर बनेगा क्योंकि उनमें फोटोसिस्टम 1 ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी 16 की, नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP बाय द ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस हो रही है और उसके दौरान जो ATP की नेट प्रोडक्शन है वो क्या होगी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो आपने कहा था 4 ATP बनते हैं, जिसमें से 2 ATP क्या हो गए थे, यूज़ हो गए थे, एक 1 स्टेप के ऊपर और एक 3rd स्टेप के ऊपर। जब 2 ATP यूज़ हो गए, 4 पैदा हुए, तो माइनस कर लीजिए आपके पास कितने रह जाएंगे, 2। तो नेट प्रोडक्शन मीन आफ्टर यूज़ हमारे पास जो बनता है वो कितना बनता है जी, 2 बनता है। तो आंसर होगा आपके पास 2। नेक्स्ट है जी 17, a process that makes important difference between C3 and C4। तो सेकंड लेक्चर के एंड पे मैंने आपको बताया था C3 और C4 प्लांट का जो डिफरेंस होता है विद रिस्पेक्ट टू फंक्शंस, वो ये होता है कि C3 प्लांट जो हैं वो फोटो रेस्पिरेशन करते रहते हैं जिसकी वजह से RUBP और रिबिस्को इनएफिशिएंट हो जाता है, और जबकि जो आपके पास C4 होता है ये फोटो रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं करता। तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है ऑन द बेस ऑफ फंक्शन वो किसका होता है, वो होता है फोटो रेस्पिरेशन का। नेक्स्ट है जी आपके पास 18 में हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब लाइट रिएक्शन हो रहा है फोटोसिंथेसिस का, तो कौन सी चीज़ जो है वो इसके बारे में ट्रू है और कौन सी चीज़ इसके बारे में फॉल्स है। तो सारी बातें पहले खुद ही समराइज़ कर लीजिए। जब लाइट रिएक्शन हो रहा है तो आपको मालूम है वहाँ पे वाटर को ब्रेक किया जाएगा, फोटोलाइसिस होगी, ऑक्सीजन पैदा होगी। दूसरा, वहाँ पे क्या किया जाएगा, ATP को भी पैदा किया जाएगा। तीसरा, वहाँ NADPH को भी क्या किया जाएगा, पैदा किया जाएगा। चौथा, दोनों फोटो सिस्टम क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। पांचवा, पहला जो फोटो सिस्टम है PS2 होगा, उसके बाद फोटो सिस्टम 1 होगा और फ्लो 2 से 1 की तरफ होगा। आइए अब ऑप्शंस पढ़ते हैं, कौन सी ठीक है और बाकी कौन सी गलत है। तो हमें जो है वो नॉट ट्रू जो है वो स्टेटमेंट
ढूंढनी है। द फर्स्ट वन, NADP इज नॉट प्रोड्यूस इन द साइक्लिक ट्रांसपोर्ट इन द लाइट रिएक्शन। तो साइक्लिक में NADP जो है वो नहीं बनता। नेक्स्ट जी 18 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। तो कौन सी चीज़ जो है वो ट्रू नहीं है, वो हमने क्या करनी है जी, आइडेंटिफाई करनी है। आइए, द फर्स्ट वन इज NADPH इज नॉट प्रोड्यूस इन द साइक्लिक इलेक्ट्रॉन। ये तो बिल्कुल ट्रू है, साइक्लिक में NADPH नहीं बनता। द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर टू NADPH इज नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो प्रोड्यूस 1 ATP। ये भी बात बिल्कुल ट्रू है। रिएक्शन ऑफ द टू फोटो सिस्टम आर नीडेड फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP। जी बिल्कुल ये भी ट्रू है। फोटो सिस्टम 680 एंड 700 आर रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 एंड PS2। नहीं जी, पहले 2 आना फिर 1 आना है, क्योंकि 682 है और 701 है, तो यही वाली जो है वो नॉट ट्रू है। नेक्स्ट 19, द सेंसिस ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज ड्यूरिंग द कैल्वन साइकिल। अब कैल्वन साइकिल का मैंने पहले भी बताया, जो आपके पास रिसीव होता है वो ट्रायोसिस शुगर होता है, और एक ट्रायोसिस शुगर को बनाने के लिए आपको 3 कार्बन डाइस चाहिए, 6 आपको NADH चाहिए, NADPH, और 7 आपको जो है वो 9 क्या चाहिए थे, 9 ATP चाहिए थे एक ट्रायोसिस को बनाने के लिए। अब 2 ट्रायोसिस को बनाने के लिए ताकि एक ग्लूकोज बने, तो आपको जहाँ 9 ATP चाहिए वहाँ 18 ATP चाहिए, और 6 NADPH की जगह अब आपको 12 NADPH चाहिए। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि C6 बनाने के लिए, यानी ग्लूकोज बनाने के लिए आपको 18 ATP चाहिए और 12 NADPH चाहिए। तो आपके पास आंसर जो होगा वो 18 मॉलिक्यूल ऑफ ATP और 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH होगा, तो डेल्टा ऑप्शन है। नेक्स्ट 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ द लाइट वर्क बेस्ट फॉर फोटोसेंसिस। तो अभी पीछे एक्सपेरिमेंट आपने देखा था, तो बेस्ट फोटोसेंसिस कहाँ हो रही होती है, ब्लू कलर में और रेड कलर में मैक्सिमम हो रही होती है, तो चार्ली ऑप्शन है जी। 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ द लाइट वर्क्स लीस्ट वेल फॉर द फोटोसेंसिस। तो फोटोसेंसिस में सबसे कम रोल किसका होता है, तो आपको याद होगा हमने कहा था जी, जो वायलेट वगैरह होते हैं, येलो वगैरह होते हैं, इनमें बहुत कम फोटोसेंसिस हो रही होती है और इनकी एब्जॉर्प्शन भी मिनिमम ही होती है, तो आपके पास डेल्टा ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट है जी आपके पास 22, इफ़ 8 photons are required to produce 1 molecule of oxygen, how many photons are required to produce 1 molecule of glucose। अब ये बात आपने गौर से समझनी है। उसने कहा है जी आपको 8 photons चाहिए एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। अब आप ग्लूकोज बना रहे हैं, तो मुझे बताइए जी, ग्लूकोज बनाते वक्त जब आपके पास आएगी ऑक्सीजन, तो एक ग्लूकोज बनाते वक्त कितने फोटॉन्स आपको यूज़ करना पड़ेंगे। अब ज़रा इक्वेशन पे गौर कीजिए। इक्वेशन में हमारे पास 6 कार्बन डाई होते हैं, 6 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हम बनाते हैं एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और साथ हमारे पास 6 ऑक्सीजन के क्या बनते हैं जी, मॉलिक्यूल बनते हैं। अब एक मॉलिक्यूल के लिए अगर आपको 8 फोटॉन्स चाहिए, तो 6 के लिए कितने चाहिए होंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 6 के साथ 8 को, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा जी 48। तो 48 आपको फोटॉन चाहिए एक ग्लूकोज बनाने के लिए। नेक्स्ट है जी आपके पास 23 विच फ्रैक्शन of the visible spectrum of the solar radiations are primarily absorbed by the carotenoid of the higher plant। तो हायर प्लांट का जो कैरोटीनॉइड होता है वो वायलेट ब्लू कलर जो है वो ज़्यादातर क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। तो ग्रीन एंड रेड नहीं, रेड टू वायलेट बिल्कुल नहीं, वायलेट टू एंड ब्लू जी बिल्कुल, ये एनर्जी वो मैक्सिमम क्या कर रहा होता है, अब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो बीटा ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी 24, कापर इज प्रेजेंट इन। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन याद हो, तो मैंने अभी बताया था, फर्स्ट वन था प्लास्टोक्वानिन आयरन सल्फर प्रोटीन, सेकंड वन प्लास्टोसाइनिन जो आयरन प्रोटीन है, और प्लास्टोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। तो आंसर आपके पास क्या बनता है, प्लास्टोसाइनिन, विच इज चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट है जी आपके पास 25, इन डार्क रिएक्शन। अब रिएक्शन आपके सामने शो हो रहा है, 6 कार्बन डाई यूज हो रहे हैं, ए जो है उन्होंने जो है वो पूछा है क्या है, और 12 NADPH यूज किए जा रहे हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल भी बन गया। तो अगर आप गौर कीजिए तो यहाँ पे एक कैल्वन साइकिल में तो ट्रायोसिस शुगर बनती है और 3 कार्बन डाई यूज होते हैं, यहाँ 2 का हमारे पास जो है वो नेट प्रोडक्शन शो किया जा रहा है। तो जब 2 का, तो जरा एक में देखें 3 कार्बन डाई होते हैं, ट्रायोसिस शुगर बनती है, 6 NADPH बनते हैं, और 9 ATP जो है वहाँ पे यूज होते हैं, और 6 NADPH वहाँ यूज होते हैं। अब अगर आप उसको डबल कर लीजिए तो आपके पास क्या होगा, 6 कार्बन डाई
तो आपको जो है वो 12 NADPH चाहिए और 18 आपको ATP चाहिए, जिससे आपके पास ग्लूकोज बनेगा। अब NADP आपके पास अवेलेबल है और कार्बन डाई भी आपके पास अवेलेबल है, तो फिर क्या अवेलेबल नहीं है? ATP अवेलेबल नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पे पूरा ग्लूकोज बन रहा है, तो जो 9 ATP यूज होते हैं उनको डबल करना पड़ेगा, तो आपके पास 18 ATP यहाँ पे होने चाहिए और जो है वो एंड पे 18 NADP में वो क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपके पास डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे बनती है। नेक्स्ट है जी 26, which one of the following is the correct sequence of the movement of the electron during the light dependent reaction of the plant? तो प्लांट का जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है उसमें जो करेक्ट सीक्वेंस है हमने वो आइडेंटिफाई करना है। P700 से 680 बिल्कुल नहीं, स्टार्ट 680 से होता है, लेकिन उससे भी पहले वाटर जो है वो जो है इन्वॉल्व होगा। सो वाटर टू 700 ये भी गलत है। 680 टू वाटर नहीं, बिल्कुल वाटर से 680 होता है, तो ये वाला भी गलत है। वाटर टू 680, 680 टू 700, 700 टू NADP जी बिल्कुल ऐसा ही। इलेक्ट्रॉन पहले वाटर से जाएंगे किसके पास? 680 के पास। 680 के इलेक्ट्रॉन किसके पास हैं जी? वो 700 के पास। और उसके इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे जी? NADP प्लस के पास जाएंगे, तो डेल्टा ऑप्शन है। नेक्स्ट जी 27, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन सैक्स लाइक मेम्ब्रेन। तो आपको पता है वो जो सैक लाइक मेम्ब्रेन होती है स्ट्रोमा के अंदर, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें थैलोगाइड कहते हैं। थैलोगाइड की मेम्ब्रेन्स के ऊपर फोटोसिस्टम्स अवेलेबल होते हैं विच आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो जो ऑप्शन बनती है आपके पास थैलोगाइड बनती है। थैलोगाइड के स्टैक को हम ग्रेना कहते हैं, तो बेसिकली थैलोगाइड के ऊपर हो रही होती है फोटोसिंथेसिस, तो अल्फा ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज एन एसोसिएशन वाटर सप्लाइटिंग एक्टिविटी। तो दो ही फोटो सिस्टम थे, एक था 2 एक था 1। तो आपको याद होगा 2 जो था वो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो वो इलेक्ट्रॉन अपने पानी को ब्रेक करके वहां से एक्सट्रैक्ट करता है, जबकि 1 वाला जो है वो 2 वाले के इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है जो फोटो एक्साइटेड थे। तो एसोसिएशन जो है वो बनती है फोटो सिस्टम 2 के साथ, वही वाटर को क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। नेक्स्ट 29, which one of the following is reduced form of the temporary electron carrier molecule? तो इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल की रिडक्शन के बाद जो रिड्यूस फेज है वो हमने बतानी है कौन सी है? तो FADH2, तो ये रिड्यूस फॉर्म में है, यही वाला ऑप्शन बनता है। NADP, इसकी अभी रिडक्शन होनी है, जब ये NADPH बनेगा, तो अभी इसने रिसीव नहीं किया। ATP और CO2 दोनों इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए इन्वॉल्व नहीं होते, तो अल्फा ऑप्शन आपके पास बनती है। नेक्स्ट है 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन? तो स्टूडेंट साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में ATP लाजमी बनता है। बाकी अगर आप साइक्लिक में आओ तो सिर्फ ATP बनता है, NADPH नहीं बनता। और अगर आप नॉन साइक्लिक में आओ तो ATP भी बनता है, नॉन साइक्लिक भी बनता है, ऑक्सीजन भी रिमूव होती है, तो आपके पास ATP जो दोनों में बन रहा होता है, तो ATP आंसर आएगा। नेक्स्ट है 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द respiration of the glucose in the absence of the oxygen? तो ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो क्या होगा? डेफिनेटली ग्लाइकोलाइसिस तो लाजमी होगी, ग्लाइकोलाइसिस लाजमी होनी है। उसके बाद क्या होनी है? फर्मेंटेशन होनी है। तो ग्लाइकोलाइसिस भी साइटोप्लाज्म में हो रही होगी, तो फर्मेंटेशन भी कहाँ हो रही होगी? वो भी जो है वो हो रही होगी इन साइटोप्लाज्म। कोई क्रैब साइकिल नहीं होगी, कोई ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं होगी। तो ग्लाइकोलाइसिस विद सिट्रिक एसिड साइकिल नहीं, बिल्कुल सिट्रिक एसिड साइकिल वगैरह, क्रैब साइकिल वगैरह कोई नहीं होनी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन तो अल्फा, बीटा, चार्ली ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। ये सारे तो ऑक्सीडेटिव सॉरी एरोबिक के जो है वो स्टेप्स हैं। तो लास्ट देख लीजिए डेल्टा, ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन ही आंसर बनता है, क्योंकि बात हो रही है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, द रेट ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन इज most plant increases at higher temperature. Some plants have evolved to somewhat round about the system to deal with the problem. This series of the reaction is called, तो जो है मैंने बताया था C3 और C4 का जो बेसिक डिफरेंस है वो है ऑन द बेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन फंक्शन की बेस पे। तो C3 प्लांट के अंदर ये बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, जबकि C4 प्लांट में ये स्टेप बिल्कुल भी नहीं होता। तो दोनों में जो मेजर डिफरेंशिएशन करने वाला था वो कौन सा था जी? वो आपके पास था फोटो रेस्पिरेशन, जो कि C3 में होता है। तो किन प्लांट्स में नहीं होता? C4 प्लांट में ये नहीं होता। बाकी सारे जो सिस्टम है वो C3 में भी होते हैं और C4 में भी होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन बनती है C4, जिनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा होता, वो इससे बच जाते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ बंडल शीट सेल। मैंने आपको जो था वो उसकी डायग्राम भी दिखाई थी। नेक्स्ट है जी 33,
NADP प्लस इज reduced to NADPH ड्यूरिंग, तो NADP प्लस जो है वो किस फेज के दौरान NADPH में कन्वर्ट हो जाता है? तो आपको याद होगा लाइट रिएक्शन था जिसके दौरान इनको क्या किया जाता है जी, बनाया जाता है, जबकि कैल्विन साइकिल के दौरान इनको क्या कर लिया जाता है, यूटिलाइज कर लिया जाता है। तो आंसर आपके पास बनता है जी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, यानी जिसमें जो है वो लाइट यूज हो रही थी उसके दौरान इसको बनाया जाता है। और जो है वो NADP से NADPH बनता है जिसे आप रिडक्शन कहते हो। नेक्स्ट है आपके पास विच 34 विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द फर्मेंटेशन। अब कौन सा प्रोसेस जो है वो फर्मेंटेशन को बड़ा अच्छे से जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है। इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल इन मसल्स, मसल्स में एथेनॉल नहीं बनती, लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिल फर्मेंटेशन होती है। इट प्रोड्यूस 3 मॉलिक्यूल ऑफ द ATP, 3 मॉलिक्यूल ATP के नहीं बनते। और नेक्स्ट है जी इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द लैक्टिक एसिड इन द यीस्ट, यीस्ट में याद रखिएगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, लैक्टियल फर्मेंटेशन नहीं होती। एंड डेल्टा इज इट ऑक्सीडाइज NADH टू NADG, डेफिनेटली वो NADH को यूज कर रहा होता है। तो जब उसकी हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन्स वगैरह उसके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जब ये निकाल लेगा तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा, NAD में, जो कि इसकी कौन सी स्टेट है, ऑक्सीडाइजिंग स्टेट है। ये ऑक्सीडेशन के बाद जो है वो इस फॉर्म में आ गया है। नेक्स्ट है हाउ मेनी ATP are made in fructose 1,6-bisphosphate is allowed to complete the glycolysis। अब जरा गौर कीजिए, जब आप ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप देखते हैं तो पूरे 10 स्टेप्स के अंदर आपने कहा था 2 स्टेप्स पे ATP क्या हुए थे, यूज, और 2 स्टेप्स पे ATP क्या हुए थे, प्रोड्यूस। 4 ATP बने थे और 2 ATP हमारे पास यूज हो गए थे। नेट प्रोडक्शन आपके पास क्या थी, 2। अब देखिए, अब जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसमें गिवन है कि आपके पास 1,6 फ्रुक्टोज 1,6 जो है वो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है वो अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ वो जो 2 ATP यूज होने वो पहले से हो चुके हैं। अब कहता है जी इससे ऑनवर्ड अगर आप ग्लाइकोलाइसिस चलाएं तो कितने ATP बनेंगे, तो डेफिनेटली 4 ATP बनेंगे क्योंकि इसके बाद कोई ATP यूज नहीं होना। तो आपके पास यहाँ पे जो बनेगी प्रोडक्शन वो कितनी होगी जी, 4। नेक्स्ट है जी 36 द एरोबिक पाथवे ऑफ द ग्लूकोज मेटाबॉलिक यील्ड मोर इन डैश कंपैरिजन टू फर्मेंटेशन। तो एरोबिक और एनारोबिक का अगर आप कंपैरिजन कीजिए तो याद रखिएगा एरोबिक में एरोबिक को जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे कंप्लीटली जो है वो ब्रेक कर दिया जाता है इनटू इनऑर्गेनिक, जबकि एनारोबिक के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको इनकम्प्लीटली ब्रेक किया जाएगा एंड दे विल स्टिल रिमेन ऑर्गेनिक। इसकी वजह से उनमें एनर्जी भी ज़्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं होती। तो दोनों में जो मेन कंपैरिजन वो होता है वो एनर्जी की बिहाफ पे होता है कि एरोबिक बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा करता है और एनारोबिक एनर्जी बहुत कम पैदा करता है। तो ATP का मेन डिफरेंस बनता है जी बीटा ऑप्शन आपके पास बनेगी। नेक्स्ट है जी 37 द प्रोसेस थ्रू विच ATP इज प्रोड्यूस बाय मूविंग द प्रोटॉन्स इज कॉल्ड। अब जब प्रोटॉन्स को पंप करवाया जाता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन थैलोकाइड तब ATP को जनरेट करवाया जाता है। सो ATP के बनने को फास्फोरिलेशन कहते हैं, बट द मैकेनिज्म बाय विच पंपिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन पंपिंग ऑफ द प्रोटॉन्स। नेक्स्ट है जी 37। अब 37 हमारे पास क्या है, द प्रोसेस थ्रू विच ATP इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग द प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एज। तो केमियोस्मोसिस का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें हमने प्रोटॉन्स को पंप करवाया था अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय यूजिंग ATP सिंथेज, और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की एनर्जी को यूज कर रहे थे तब ATP आप बनाते थे। तो प्रोटॉन्स को मेम्ब्रेन से पंप करवा के एनर्जी को पैदा करने के मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, केमियोस्मोसिस बोलते हैं। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे बनती है। नेक्स्ट है जी 38 डैश इज द टाइप ऑफ द फर्मेंटेशन इन विच कार्बन डाई इज प्रोड्यूस। तो आपको याद होगा 2 तरह की तो फर्मेंटेशन थी, एक लैक्टियल फर्मेंटेशन थी, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन थी। अगर आप इनको गौर से देखें तो जो लैक्टियल फर्मेंटेशन थी उस दौरान किसी किस्म की कोई कार्बन डाई नहीं बनती, जबकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कार्बन डाई बनती है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसका आंसर होगा क्योंकि उस दौरान जो है वो कार्बन डाई बनती है। नेक्स्ट है 39 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक फर्मेंटेशन। तो दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में ब्रेक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ये होना ही होना है, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे ऑक्सीजन ना हो। उसके बाद फिर हम देखते थे कि अगर ऑक्सीजन है तो फिर ग्लाइकोलाइसिस जो पायरुविक एसिड बना है वो ऑक्सीजन होगी तो वो चला जाएगा क्रैब साइकिल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाएगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ग्लाइकोलाइसिस लाजमी होना है, चाहे वो आपके पास एरोबिक है चाहे वो आपके पास एनारोबिक है। तो आंसर बनेगा जी ग्लाइकोलाइसिस यानी चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट है 40 द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन ऑन दिस अर्थ इज। तो
अर्थ पे ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सोर्स डेफिनेटली प्रोसेस अगर आप देखें तो वो फोटोसिंथेसिस है, लेकिन फोटोसिंथेसिस भी वो ऑक्सीजन कहाँ से ले रहा है? वाटर के मॉलिक्यूल से। तो ऑक्सीजन का जो सबसे बड़ा आपके पास सोर्स है वो वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो वाटर आंसर बनता है बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 41, डार्क रिएक्शन आल्सो कॉल्ड एज कैल्विन साइकिल, जी बिल्कुल से कैल्विन साइकिल ही बोलते हैं। रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल, जी बिल्कुल, क्योंकि RuBP जो था वो पहला कंपाउंड था जो इसमें यूज होता है, वो पेंटोज शुगर है और वो फॉस्फेट था, बिस फॉस्फेट था, तो बिल्कुल ये भी ठीक बनता है। C3 पाथवे जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है वो C3 था, इसलिए उसे C3 पाथवे भी कहा था, तो ऑल ऑफ दीज आंसर बनता है जी 41 का। नेक्स्ट 42, द टोटल नंबर ऑफ ATP फॉर्म बाय द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो मैंने लेक्चर के बिल्कुल आखिर में, थर्ड लेक्चर के आखिर में एक आपको जो था वो टेबल दिखाया था, उसमें मैंने बताया था कि एक ग्लूकोज जब ब्रेक होता है तो आपके पास कितने ATP बनते हैं? 40 ATP बनते हैं। लेकिन अगर आप नेट प्रोडक्शन की बात करें तो 4 ATP यूज हो जाते हैं। 2 ATP आपने कहा था ग्लाइकोलाइसिस के फर्स्ट और थर्ड स्टेप में यूज हो गए थे, और 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस के जो NADPH बने हैं जब उनको पास किया जाता है फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, उन NADH को, सॉरी, तो जब NADH को पास किया जाता है तो 2 जो थे ATP वहाँ पे यूज हो गए थे, तो पीछे आपके पास 40 में से 4 माइनस कर दीजिए तो 36 बचते हैं। तो टोटल आपके पास 40 है, नेट आपके पास 36 है। यहाँ पे टोटल की बात हो रही है तो आप क्या बताएंगे जी? 40। नेक्स्ट है जी 43, हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड इन द सिंगल क्रैब साइकिल। तो क्रैब साइकिल को अगर आप गौर से देखिए तो आपके पास जो पहला कंपाउंड था वो सिट्रेट था, उससे ऑनवर्ड जब चलते हैं तो एक बनता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जो 5 कार्बन शुगर है, वहां एक कार्बन डाई रिलीज हुई। फिर आपके पास बना था सक्सीनेट विच इज 4 कार्बन शुगर, वहां पे भी एक कार्बन डाई रिलीज हुई थी। तो 2 कार्बन डाई रिलीज होती हैं 2 स्टेप्स के ऊपर, तो आपके पास आंसर यहाँ पे बनेगा 2, यानी बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 44, क्रैब साइकिल आल्सो कॉल्ड है। स्टूडेंट याद रखिएगा पहला जो आपके पास कंपाउंड बना था वो सिट्रिक एसिड था, जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। अगर आप उसकी कॉम्पोजिशन देखें तो सिट्रिक एसिड के अंदर 3 जो है वो क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, तो उसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि उसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, और उसी को शॉर्ट TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हमारे पास बनती है। 45, which one of the following shows the effectiveness of the certain wavelength to release oxygen from the plant। तो एक absorption spectrum पढ़ा था जिसमें आपने कहा था जी लाइट की absorption को शो कर रहा होता है कि कौन सा पिगमेंट कौन कौन सी वेवलेंथ की लाइट को absorb कर रहा है, और जो एक्शन स्पेक्ट्रम था वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा था कि किसके ऊपर मैक्सिमम उसकी क्या हो रही है? इफेक्टिवनेस शो हो रही है। अब जब मैक्सिमम इफेक्टिवनेस है तो वहां पे मैक्सिमम क्या होगी? फोटोसिंथेसिस, तो वहां पे मैक्सिमम ऑक्सीजन क्या होगी? इवॉल्व होगी। तो मैक्सिमम जो इफेक्टिवनेस है वो कौन शो कर रहा होता है? वो एक्शन स्पेक्ट्रम शो कर रहा होता है। तो अल्फा ऑप्शन आपके पास इसकी बनती है। नेक्स्ट 46, व्हाट इज द कलर ऑफ द क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए का ब्लू ग्रीन होता है, क्लोरोफिल बी का येलो ग्रीन होता है, तो बड़ा आसान सा था, ब्लू ग्रीन आपके पास इसका बनता है अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट 47, इन फोटो रेस्पिरेशन the absorbed carbon dioxide are released through। तो फोटो रेस्पिरेशन में मैंने कहा था 3 ऑर्गेनली इन्वॉल्व होते हैं, एक है आपके पास क्लोरोप्लास्ट, एक है आपके पास पैरोक्सिसोम, और एक आपके पास क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। फाइनली जो CO2 रिलीज होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होती है, और उस वक्त RuBP सीरीन में कन्वर्ट हो चुका होता है, और ये C3 प्लांट करते हैं, C4 प्लांट नहीं करते। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस हो रहा होता है। नेक्स्ट है जी 48, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज यानी रिबिस्को जो है एंजाइम कैटालाइजेस द रिएक्शन बिटवीन। तो आपको याद होगा कैल्विन साइकिल में ये इन्वॉल्व हुआ था, और कैल्विन साइकिल में ये क्या करता था? RuBP को कन्वर्ट करता था बाय द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाई इनटू 6 कार्बन कंपाउंड जो कि अनस्टेबल था, और वो ब्रेक होके स्टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं 3 वाले 2 1 से बनता है। तो आपके पास ये वाला प्रोसेस जो है वो कैटालाइज होता है बाय रुबिस्को। तो ये देखते हैं ऑक्सैलोएसीटेट, एसिटिक एसिड एंड एसिटाइल कोए, ये तो क्रैब साइकिल में चला गया, जबकि रिबिस्को तो कैल्विन साइकिल में है। CO2 एंड राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, बिल्कुल जिसे आप RuBP बोलते हो, यही वाला काम जो है वो कर रहा होता है कैल्विन साइकिल में। तो बीटा ऑप्शन ही बनती है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको समझ आ गई। RuBP से CO2 अटैच करना ही रिबिस्को का काम था, फर्स्ट जो प्रोसेस था।
नेक्स्ट 49 द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए। तो सारे फार्मूले आपको गिवन है, गौर से देख लीजिए। तो आपके पास जो बीटा ऑप्शन है वो इसका आंसर है, क्लोरोफिल ए का ये फार्मूला आपके पास बनता है। नेक्स्ट है जी आपके पास 50 है जी द फुल फॉर्म ऑफ NADP। तो याद रखिएगा जो NADP है ये डाई न्यूक्लियोटाइड होता है, DNA के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया भी था। सो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। जी बिल्कुल ये डाइन्यूक्लियोटाइड है, तो यही वाला जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपके पास आंसर बनता है, चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट है जी आपके पास 51 इन द इकोसिस्टम इक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल व्हाट इज या व्हाट आर ऑलवेज नेसेसरी। अब इक्वेटिक इकोसिस्टम हो या आपके पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, कौन सी चीज इनमें से बहुत ज्यादा जरूरी है? ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ जी बिल्कुल ये जरूरी है ही। प्रोड्यूसर एंड प्राइमरी कंज्यूमर ये भी जरूरी है। फोटोसिंथेसाइजर जो है ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसकी वजह ये है कि जो आपके पास हेटेरोट्रॉफ है वो आ जाके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो प्लांट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सके इनटू यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, फिर ही जो है वो सारे हर्बीवोर्स वगैरह या हेटेरोट्रॉफ वगैरह सर्वाइव कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसाइजर यानी ऑटोट्रॉफ बहुत ज्यादा जरूरी है, बीटा ऑप्शन। 52 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द क्लोरोफिल सिंथेसिस। तो क्लोरोफिल की सिंथेसिस में कौन सी चीज बहुत जरूरी है? तो आयरन है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, फॉस्फेट है। तो सेंट्रल एटम मैग्नीशियम था, तो मैग्नीशियम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चार्ली ऑप्शन। 53 नंबर ऑफ द कार्बन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में कोई कार्बन डाई पैदा नहीं होती। हाँ, अगर यहाँ पे बात कर रहा होता है क्रैब साइकिल की तो 2 कार्बन डाई बन रही होती हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस में कोई कार्बन डाई नहीं बनती, तो 0 आंसर बनेगा। नेक्स्ट है जी 54 एरोबिक रेस्पिरेशन हैज 3 स्टेजेस where reaction occur between free moving enzymes and substrate which line the table shows the correct locations of each stage। तो पहला जो था वो ग्लाइकोलाइसिस है, वो तो हो रही होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। दूसरा जो है वो लिंक रिएक्शन है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, क्योंकि लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन जिसमें पायरुवेट को आप एसिडिक एसिड में कन्वर्ट करते हो। तीसरा जो है वो क्रैब साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है, वो भी कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो सारे माइटोकॉन्ड्रिया में है आगे वाले, और सिर्फ पहले वाला ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया, बीटा ऑप्शन आपके पास बनती है जी। नेक्स्ट है जी 55 हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम FADH ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी चेन। तो रेस्पिरेटरी चेन, एक चेन में एक FADH जब इन्वॉल्व होता है 2 ATP पैदा करता है, और एक NADH जब इन्वॉल्व होता है तो वो 3 ATP पैदा करता है, तो यहाँ पे 2 आएगा। नेक्स्ट, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रैब साइकिल इज बिफोर एंटरिंग द क्रैब साइकिल। और पायरुवेट, तो पायरुवेट चेंज होता है इनटू एसिटिक एसिड, और फिर वो कोएंजाइम से मिलकर एसिटाइल CoA बनाता है। तो दोनों का जो लिंक है वो CoA एसिटाइल CoA की बिहाफ पे बनता है, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रैब साइकिल में क्या होता है? एंटर होता है। नेक्स्ट है जी 57 तो चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द लेबलिंग the number of the carbon compounds in the substrate molecule involving in the citric acid। तो अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो A है ऑक्सैलो एसिटेट, ये 4 कार्बन कंपाउंड है, और जैसे ही वो एसिटाइल CoA के 2 कार्बन को रिसीव करता है, सिट्रिक एसिड बनता है, तो ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, B वाला। C अल्फा कीटोग्लिसरेट, तो आपको पता है यहाँ पे D कार्बोक्सिलेशन होती है, एक कार्बन डाई रिलीज होती है, तो आपके पास यहाँ 5 कार्बन शुगर रह जाती है। सक्सीनेट, फिर डी कार्बोक्सिलेशन होती है, तो आपके पास यहाँ डी पे फिर क्या रह जाती है? 4 कार्बन रह जाती हैं। तो आपके पास ए पे 4 कार्बन, बी पे आपके पास 6 कार्बन, सी पे आपके पास 5 कार्बन, और डी पे फिर क्या रह गई है? 4 कार्बन। तो अल्फा ऑप्शन आपके पास बनती है। 58 द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द कैल्विन साइकिल इज। तो कैल्विन साइकिल की जो फर्स्ट प्रोडक्ट है आपको पता है सबसे पहले क्या बनता है जी? 6 कंपाउंड बनता है जो अनस्टेबल होता है, फॉरन वो स्प्लिट हो जाता है इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। वो जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो आपके पास क्या? नेक्स्ट है जी 58 क्या है जी? द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द कैल्विन साइकिल। तो अगर आपको कैल्विन साइकिल याद हो तो कैल्विन साइकिल में जो बिस्को की प्रेजेंस में जब RuBP के अंदर कार्बन डाई को फिक्स किया जाता है तो 6 कार्बन शुगर बनती है। वो जो 6 कार्बन शुगर है वो फॉरन ब्रेक हो जाती है इनटू
दो कंपाउंड आपके पास बनते हैं 3-3 कार्बन वाला, जिसे आप बोलते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट, वो आपके पास स्टेबल थे। 6 वाला आपके पास स्टेबल नहीं बनता, तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट ही बनता है, बाकी सारे उसके बाद बनते हैं। तो जो पहला आपके पास स्टेबल बनेगा वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट ही बनेगा। नेक्स्ट है जी 59, सेकेंड लास्ट, द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द शुगर इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अरक्टोज, अरक्टोज तो किसी में भी नहीं बनता जी, ग्लूकोज, ग्लूकोज भी किसी में नहीं बनता जी, अल्कोहल जी बिल्कुल ये बनती है जी। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है चार्ली ऑप्शन ठीक होगी, बाकी सारी जो है वो गलत है। नेक्स्ट है जी 60, अ फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन विच इलेक्ट्रॉन पास थ्रू दी 2 फोटो सिस्टम। तो जब 2 फोटो सिस्टम से गुजर रहा है तो वो जी स्कीम होती है, जिसे आपने क्या कहा था, नॉन साइक्लिक फ्लो। और जब साइक्लिक फ्लो है उसमें एक सिस्टम इन्वॉल्व होता है, तो आपके पास जो है वो नॉन साइक्लिक यानी जी स्कीम जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। अल्फा भी बिल्कुल ठीक बन रहा है, लेकिन अगर आप डेल्टा में आइए तो उसमें उसका एक और नेम जो आप पढ़ते हो जी स्कीम वो भी मेंशन है, तो डेल्टा ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो ये इस तरह आपकी डिस्कशन कंप्लीट हुई, होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।